बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है और बिल आखिर PDM 2, जिसका पहले से पता था कि एक मुआहिदा हुआ है इलेक्शन से पहले ही कि PDM 1 के बाद PDM 2 को बरसरे इक़्तिदार लाया जाएगा। एक लंदन मुआहिदा, लंदन एकॉर्ड, लंदन प्लान की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त थी। लंदन प्लान पर अमल हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो खबरें इस वक्त आ रही हैं। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रात 12 बजे। रात 12 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और रात 12 बजे हुकूमत का ऐलान कर दिया गया कि अगली हुकूमत साजी का मुआहिदा तय पा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान। एक भारी भरकम हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी रात के 12 बजे, क्योंकि ये मैं बार बार जो आपको कह रहा हूं कि रात के 12 बजे रात की तारीकी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और रात की तारीकी में हुकूमत साजी का ऐलान किया गया और हंगामी बुनियादों पर किया गया। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि रात 12 बजे इनको जगाया गया और जगा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। असल इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं वो आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि असल खबर वही है। क्योंकि एक तो खबर सारी दुनिया ने देखी, टीवी चैनल्स पर आए, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब और उनके साथ उनकी जो टीमें थी मुज़ाकरात कर रही थी, इसाक डार साहब एंड कंपनी, दीगर सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नवाज के। कोई बैठा था और कोई खड़ा था और उसमें एक दूसरे की तारीफ भी की गई और यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था शहबाज शरीफ साहब को कि जो कमेटी मुज़ाकरात करती रही उनमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन नहीं। ये एक बहुत भी एक लतीफ़ा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहरहाल मुआहिदे के तहत जो ऐलान किया गया वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे सदर ममलिकत मुस्तकबिल के और शहबाज शरीफ साहब होंगे वजीर आज़म मुस्तकबिल के। और इसके साथ साथ ये दो तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन बाकी जो शिकें हैं उनका ऐलान नहीं किया गया। उसके मुताबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है और वो ये है कि उन्हें गवर्नर पंजाब का भी ओहदा मिलेगा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी ओहदा मिलेगा। सिंध का जो गवर्नरशिप है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि वो हमारे पास ही रहने दी जाए। इस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी तक बाहर रखा हुआ है और उनके हिस्से में कुछ नहीं आया और उनको इस सारे हुकूमत साजी के मरहले में कहीं भी लिफ्ट नहीं करवाई गई और इसीलिए उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और उसके बाद फिर मजीद आगे बात नहीं बढ़ सकी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे जो हैं वो भी इलेक्शन हार गए हैं और रिकाउंटिंग हुई और रीपोलिंग हुई और रीपोलिंग में भी असद साहब जो हैं, मौलाना असद जो हैं वो कामयाब ना हो पाए। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस दफ़ा जो पार्लिमानी क़ुव्वत है कौमी असम्बली में वो ना होने के बराबर है। अलबत्ता बलूचिस्तान में उनकी पार्लिमानी क़ुव्वत मौजूद है और उनको एडजस्ट किया जाएगा बलूचिस्तान में। तो PDM 2, पहले ज़रा PDM 2 का जायज़ा ले लें, उसके बाद फिर हम अब बताएंगे कि इनको इकट्ठा रात के 12 बजे कैसे किया गया और कौन कहाँ था और किस हालत में था। असल में ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना, वरना हुकूमत साजी थी, सुबह दिन की रोशनी में भी हो सकती थी, सुबह 10 बजे भी हो सकती थी, 11 बजे भी हो सकती थी, 12 बजे भी हो सकती थी। ये आकर ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है और उसकी वजह यह है कि हुकूमत साजी में अभी काफ़ी दिन है। 29 तारीख है, 29 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। आखिर ये 20 और 21 फरवरी की दरमियानी शब भी ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा इसके पीछे राज है और राज कुछ यूं है कि जनाब हुआ ये है कि कल जो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से कुछ खबरें चली और उसके बाद इमरान खान साहब ने कल ऑफर जो पेशकश की गई थी, पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, इमरान खान साहब को ऑफर की गई, वो ऑफर उन्होंने मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान साहब को एक और ऑफर की गई और वो ये था कि आप 125 सीटें कौमी असम्बली में आपको हम दे देते हैं, यानी कि इस वक्त 95, तो 95 में हम आपको मजीद 30 सीटें आपको दे देते हैं और नवाज शरीफ साहब की जो नून लीग की सीटें हैं वो कम हो जाएंगी और उसकी जगह पे आपको दे देते हैं और फिर आप हुकूमत बना लें और आप अगर हुकूमत बना लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और इस तरीके से एक ऑफ़र की गई। लेकिन कल ही सुबह सुबह इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जब उनकी मुलाकात हुई उनकी 3 बहनों की और बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की, और उसमें ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया
کہ جناب بالکل بھی نہیں، یہ چیز قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ انہوں نے یہ معاہدہ ریجیکٹ کر دیا، بلکہ آفر ریجیکٹ کر دی، بلکہ ڈیمانڈ کر دی کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ سینٹ کے اندر بھی کل جو بہت زیادہ تقریریں ہوئیں وہ بہت زیادہ الارمنگ تھیں، خاص طور پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے، کہ سینٹ کا اجلاس ہوا اور سینٹ کے اجلاس میں تمام سینیٹرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور اس میں کچھ مسلم لیگ نون کے بھی سینیٹرز مل گئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو نہ صرف مستعفی ہونا چاہیے بلکہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ یہ کل سینٹ کی جو کارروائی تھی جسے کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا، اصل میں کل اندر یہ ہوا، اور اس میں سینیٹر مشتاق نے، سینیٹر طاہر بزنجو نے اور دیگر سینیٹرز نے، اور سینیٹر اون عباس بپی وہ بھی آئے، اور وہاں پہ یہ ساری تقریریں ہوئیں، اور تقریریں کافی گرما گرم تھیں۔ جب یہ سچویشن دیکھی گئی اور ادھر سے عمران خان صاحب نے بھی پیشکش مسترد کر دی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کا صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا کرنا ہے، حکومت سازی کیسے ہونی ہے، نہیں ہونی، ہمارے مقدمات کا کیا ہونا ہے، یہ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ صرف ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ یہ جو 125 سیٹیں لے لیں اور 10 سیٹیں لے لیں اور 20 سیٹیں اور لے لیں، 30 سیٹیں اور لے لیں، یہ ہمارا یہ اور آپ کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا جب عمران خان صاحب کے ساتھ طرف سے سخت جواب آیا، اور اس کے بعد پھر مایوسی کے سائے جو ہیں وہ پھیل گئے، اور اس کے ادروائز پھر کمشنر راولپنڈی ہے، پھر جب یہ ساری چیزیں آئیں ادھر سے سینٹ میں، ادھر سے اڈیالہ جیل سے جب بھرمار ہوئی، اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ذرا پھول گئے، کیونکہ ہاتھ پاؤں اس لیے پھولے کہ بنیادیں تو ان کی بہت کمزور ہیں، اور اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پھر ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ نہیں طے پا رہا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ سپورٹ کرے، پھر پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم آ جائے اور وہ ان کو ووٹ دے دے، جو کم ووٹ ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، جو اس وقت کی سچویشن ہے، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنائیں۔ لیکن کیونکہ دن تک جو ہے وہ یہ بات کی گئی، اور پریس کانفرنس جب شروع ہوئی تو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ سنی اتحاد کونسل کے پاس تو نمبرز نہیں ہیں، اور یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو ان کے پاس تو نمبرز نہیں پورے ہو سکے، تو اس لیے پھر ہم آپس میں یہ طے کر رہے ہیں۔ دراصل وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے مکمل طور پہ اپنی بات پر قائم رہے، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ لہٰذا آنن فانن پھر یہ سب کچھ کل ایک ہنگامی بنیادوں پہ یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ کرنا پڑی، اور ان سب کو کیا گیا اکٹھا، اور ان کی ہوئی ملاقاتیں، پہلے ان کو گاڑیوں میں کہیں لے جایا گیا، اور کہیں لے جا کے پھر کچھ بات چیت کی گئی، پھر ان کے درمیان کچھ ایگریمنٹس کروائے گئے، کچھ معاہدے کروائے گئے، اور ان کے کہا گیا کہ جناب اگر آپ لوگ فوری طور پہ نہیں آپس میں معاہدہ کرتے اور اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ اور ہم اپنی جگہ پہ، پھر ہم اپنی مرضی کریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ ادھر سے کہا گیا کہ جی پھر ٹھیک ہے جی ڈی اے کا پریشر تو ہے ہی ہے، جی ڈی اے احتجاج کر رہی ہے کیونکہ اس کے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو چیلنج کا سامنا ہے کہ وہاں پہ بھی دھاندلی صرف پنجاب میں نہیں ہوئی، دھاندلی پنجاب صرف سندھ میں بھی ہوئی ہے، اور کراچی میں بھی ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کا، اور اندورن سندھ جی ڈی اے کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، اور کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو سندھ کا مینڈیٹ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور ادھر سے ریورس ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر سے مسلم لیگ نواز کو کہا گیا پھر آپ کو پنجاب بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اور زرداری صاحب، ان سب کے درمیان پھر کروائے گئے معاہدے، اور معاہدے کیا تھا، یہ گن پوائنٹ پہ یہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، اور گن پوائنٹ پہ پریس کانفرنس کروانے کے بعد چیزیں جو ہیں آگے بڑھائی گئی ہیں۔ اب اس سے آگے ذرا، کیونکہ ایک بات بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں اس بارے میں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، فی الفور کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اہم سوال جبری خانہ آبادی، دلہا دلہن سست، بارات تی چست، آج بلاول بھٹو
اور शहबाज शरीफ को कहाँ ले जाया गया, किस खुफिया मुकाम पर रखा गया और क्या ड्रामा किया गया, जिसके बाद आधी रात को मैंडेट चोरों ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया। ये है जनाब शहजाद अकबर साहब। उससे पहले एक और खबर दे दूं कि एक 2 दिन के अंदर अंदर पिछले कुछ आप 48 घंटे कह लें, 72 घंटे कह लें, एग्जैक्टली मैं आपको दानिस्तानी बता रहा, टीवी मालिकान को 4 से 5 अहम टीवी मालिकान को बुलाया गया। 4 से 5 अहम टीवी मालिकान को बुला के मरगला रोड पे बुलाया गया। एग्जैक्ट हम जगह नहीं बताते, सिक्योरिटी वजूहात हैं। मरगला रोड पे बुलाया गया। मारगला की पहाड़ियां सामने नजर आ रही थी और टीवी मालिकान को कहा गया कि ये जनाब जो अब हम बनाने जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और ये अब आपने धांधली वांधली का जो है ये सिलसिला बंद करें और धांधली का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। फॉर्म 45, फॉर्म 47 और ये सारे तस्करे वस्करे बंद करें और अब होगी हुकूमत, और हुकूमत हम बना रहे हैं, और जो भी हुकूमत अनाउंस होगी आपने उसको सपोर्ट करना है, आपने उसको फेवर करनी है। और अब आपका बयानिया ये होना चाहिए कि बस ठीक है जी, इलेक्शन गया हो और अब आगे बढ़ा जाए, मुल्क को आगे लेके जाया जाए। मुल्क को मुआशी मसाइल का सामना है और बहरानों का सामना है, बहरानों में हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए माजी को भूल जाएं, मुस्तकबिल को याद रखें और हाल को खुशहाल बनाएं। लिहाजा हाल को खुशहाल बनाने के लिए उन्हें ये नैरेटिव दिया गया और उसके मुताबिक आपने देखा कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ और रात के 12 बजे, क्योंकि रात के 12 बजे समझ नहीं आई कि हुकूमत साजी का अमल रात के 12 बजे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, तो इसीलिए करना पड़ी कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उधर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन पे प्रेशर, और सेनेट में जो इजलास हुआ, आज फिर सेनेट का इजलास होना है, उसमें जो तकरीरें, ये सारे का सारा जो है उन्होंने नींदें कर दी हराम कि जनाब ये जल्दी जल्दी इस वायरस को ख़त्म करें वरना ये फैलता जाएगा। उधर से इस्लामाबाद 3 सीटें वापस कर चुकी है, मुअत्तल कर चुकी है 3 अरकान का कौमी नोटिफिकेशन। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब का चैलेंज हो चुका है, अलीम खान साहब का चैलेंज हो चुका है हल्का, और बेशुमार हल्के चैलेंज हो चुके हैं। और फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली अली एजाज हक साहब का हल्का चैलेंज हो चुका है, बेशुमार चैलेंज हो चुके हैं। और न सिर्फ ये बल्कि आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त यही है कि जो एक दूसरे को जिन्होंने चीरना था, फाड़ना था, मुनाजिरे का चैलेंज किया था शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ साहब को कर दिया था, नवाज शरीफ साहब को कर दिया था। और आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अपोजिशन करने की कोशिश की गई। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नहीं घुसने दिया गया, सिंध में नून लीग को घुसने नहीं दिया गया। ये सब कुछ होते रहे। पीपल्स पार्टी के लोग गवाहियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, हम नहीं जीते। तीसरे नंबर पे नून लीग के उम्मीदवार थे कमर जमान कायरा के हल्के में, नदीम अफजल चंद साहब के हल्के में, उनको जितवाया गया। ये सारी खबरें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद गन पॉइंट पे ये मुआहिदा हुआ है, और फिर टीवी मालिकान को बुला के जो कुछ उनको डोज दी गई वो एक अलग कहानी है। तो बहरहाल इससे के अलावा भी कुछ खबरें और हैं, तो देखते हैं कि उन पे कब है, क्योंकि ये गिव एंड टेक हो रही है कि आप हमें हुकूमत दें, हम आपको। तो 16 महीने जिस हुकूमत ने बर्बाद किया, जिस टोले ने बर्बाद किया, जिस टीम ने बर्बाद किया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क किया, तो वो कैसे अब आगे जाके इनको करेंगे, संभालेंगे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्रेशर बहुत था मिलिट्री लीडरशिप पे, इसलिए हंगामी बुनियादों पे ये ऐलान किया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।